गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा कौशल के बारे में, लैंग्वेज स्किल के बारे में। भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति का माध्यम कौशल होते हैं। व्यक्ति की संप्रेषण की क्षमता भाषा कौशलों की दक्षता पर ही निर्भर होता है। भाषा कौशलों के उपयोग में दो संप्रेषण प्रवाह क्रियाशील होते हैं। यह संप्रेषण प्रवाह इस प्रकार है कि बोलना, सुनना संप्रेषण प्रवाह तथा लिखना पढ़ना संप्रेषण प्रवाह। अतः हम इस इकाई में पढ़ेंगे कि भाषा के मुख्यतः चार कौशल हैं और उनके क्या महत्व, उद्देश्य और उनके विकास की क्या क्रियाएं हैं और क्या विधियां हैं जिससे हम इसे अच्छा बना सकते हैं। तो श्रवण कौशल, जिसे हम लिसनिंग स्किल कहते हैं, और वाचन सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को श्रवण कौशल कहा जाता है। सामान्यतः जो ध्वनियाँ ग्रहण की जाती हैं और मस्तिष्क द्वारा उसकी अनुभूति तथा प्रत्यक्षीकरण को श्रवण कहते हैं। भाषा के संदर्भ में अर्थबोध एवं भाषा की प्रतीति सुनने के आवश्यक तत्व होते हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपने हाव भाव एवं विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और हम उसे सुनकर यथा भाव एवं विचार समझते और ग्रहण करते हैं, तो हमारी यह क्रिया सुनना अथवा श्रवण कहलाती है। श्रवण कौशल में शिक्षण का क्या महत्व है? श्रवण कौशल के शिक्षण द्वारा हिंदी की स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ, स्वस्वर, दीर्घ, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, अघोष, अनुस्वार, अनुनासिक, संयुक्त व्यंजन तथा विशेष समस्यात्मक ध्वनियों का उचित अभ्यास किया जा सकता है। श्रवण कौशल के माध्यम से भाषा के अन्य कौशल जैसे उच्चारण कौशल, लेखन कौशल इत्यादि प्रभावित होता है। अतः श्रवण कौशल शिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य हैं मौखिक भाषा सुनकर उसके अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया में निपुण करना, सुनने की क्षमता का विकास करना, समस्यात्मक ध्वनियों का उचित अभ्यास कराना, वाचन द्वारा अशुद्ध उच्चारित ध्वनियों की त्रुटियां पकड़ने के लिए सक्षम बनना, भाषा के अन्य कौशल सीखने में जैसे लेखन, वाचन इत्यादि में निपुण करना। श्रवण कौशल का विकासात्मक क्रियाएं हैं। मौखिक भाषा सुनकर उसके अर्थ एवं भाव समझने के लिए आवश्यक है कि उसमें सुनने के आवश्यक तत्वों का विकास किया जाए। यह कार्य एक दो दिन या माह अथवा वर्षों में नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। इस कौशल के विकास के लिए क्रियात्मक अभ्यास जैसे सुनो और करो, सुनो और पहचानो, देखो और सुनो कराए जा सकते हैं। श्रवण कौशल की शिक्षण की विधियां हैं। कहानी विधि, इस विधि से बालक को मनोरंजनात्मक कथाएं अभिनय के साथ सुनाया जाता है। श्रवण के साथ साथ उसका प्रतिक्रियाएं भी लिए जाते हैं। श्रवण उपकरण प्रयोग विधि है। इस विधि में विभिन्न श्रव्य उपकरणों सुनने का अवसर प्रदान किए जाते हैं, जैसे रेडियो, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर आदि। श्रवण क्रीड़ा, इस विधि से श्रवण संबंधी खेल खेले जाते हैं, जैसे कान में कहना, केवल मुख उच्चारण से शब्द पहचाना, कौवा-उड़ आदि। सुनो और करो विधि, इस विधि में सुनना और समझने के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। बालक को विभिन्न क्रियाएं शीघ्र शब्दों में कहकर उस संबंधित क्रियाएं करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। भाषा प्रयोगशाला विधि, इस विधि बालक का श्रवण क्षमता विकास के लिए भाषा के प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। फिर है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का शिक्षण, जिसे हम स्पीकिंग स्किल बोलते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, भाषा सीखने के लिए चार कौशल सुनने, बोलना, पढ़ना, लिखने की आवश्यकता होती है। उस पर द्वितीय कौशल को मुख्य अभिव्यक्ति का कौशल भी कहा जाता है। मानव प्रधानतः अपनी अनुभूतियों तथा मनोभावों की अभिव्यक्ति उच्चारित अथवा मौखिक भाषा में ही करता है। लिखित भाषा गौण तथा उसकी प्रतिनिधि मात्र है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति का साधारणतः सर्वप्रथम उच्चारित भाषा ही होती है। प्राणी जगत की यह प्रवृत्ति है कि वह अपने भावों तथा उद्वेगों को दूसरे पर प्रकट करना चाहता है तथा दूसरों की प्रकृति, आदतें, विचारों को जानने को इच्छुक रहता है। अतः जीवन में प्रतिफल मौखिक अभिव्यक्ति की ही शरण लेनी पड़ती है। मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही मानव जीवन के संपूर्ण क्रियाकलापों तथा भाषा के अंग उपअंग का विवेचन हो जाता है, जैसे संवाद, अभिनय, भाषण, वाद विवाद, अंताक्षरी आदि। बालक के अभिव्यक्तित्व के विकास मौखिक अभिव्यक्ति से ही प्रारंभ होता है। मौखिक विचारों को समझना एवं अभिव्यक्त करना अधिक सरल देखा जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति लिखित की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक एवं अभिव्यक्ति में सहज देखी जाती है। मौखिक अभिव्यक्ति समाज के प्रत्येक वर्ग हेतु महत्वपूर्ण देखी जाती है। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा छात्रों की अनुकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर भाषागत शुद्धताओं को दूर करने में सहायक होते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा व्यवहार में कुशलता और उससे सामाजिक समायोजन में सहजता होती है। मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व के आधार पर इसके उद्देश्य निर्धारित किया जा सकता है कि छात्रों में अपने भावों तथा विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना, छात्रों में पूर्ण मनोयोग तथा शुद्ध उच्चारण के साथ बोलने की क्षमता विकसित करना, छात्रों को नवीन शब्दावलियों से परिचित करते हुए उन्हें व्यवहार में लेन के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों में बड़ी एवं छोटी घनताओं का विस्तार एवं संक्षेप करने की क्षमता का विकास करना, छात्रों में उचित उतार चढ़ाव से पूर्ण संभाषण करने की कला का विकास करना, मौखिक प्रकाशन के माध्यम से छात्रों में आत्म विकास की भावना को विकसित करना,
चरित्र को व्यवहार कुशल एवं समाज कुशल बनाना। छात्रों को अपने दैनिक व्यवहार में नवीन शब्दों का प्रयोग करना सिखाना। मौखिक अभिव्यक्ति के विकासक क्रियाएं हैं स्नेह, स्वीकृति, विश्वास, प्रशंसा आदि क्रियाओं के द्वारा छात्रों के उन्हें सुरक्षात्मक बनाए रखने का प्रयत्न करना। बालक के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुने तथा उससे समुचित उत्तर योग्य भाषा में दें, जिससे बालक का नए अनुभवों की प्राप्ति की आकांक्षा बरकरार रहेगी। छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का कभी भी हंसी ना उड़ाना। बालक से मित्रवत व्यवहार करना, जिससे उसको आत्म प्रदर्शन करने में सहजता होगी। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की दृष्टि से सामूहिक अनुकरण एवं क्रीड़ा आदियों का आयोजन करना। मौखिक अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियां। वार्तालाप विधि। इस विधि से पठित विषयों को छोटे छोटे प्रश्नों को पूछते हुए वार्तालाप का अभ्यास कराया जाता है। सुनना सुनवाना विधि। इस विधि में छात्रों को मनोरंजक, शिक्षाप्रद तथा ज्ञानवर्धक कहानियां ही सुनकर या कभी कभी उनसे सुनते हुए ही मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाते हैं। कविता वाचन विधि। इस विधि में विभिन्न क्रियात्मक गीतों एवं रोचक मधुर कविताओं को सुनते हुए अथवा सुनाते हुए छात्रों के मौखिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है। अभिनय विधि। यह विधि अभिनय विधि से छोटे छोटे नाटकों के मंचन किए जाते हैं, जिससे छात्रों को प्रदर्शन का अवसर मिलता है एवं चिंतन, मनन, कल्पना आदि शक्तियों का भी विकास किया जाता है। फिर है प्रतियोगिता विधि। वाद विवाद, भाषण, अंताक्षरी आदि प्रतियोगिताओं द्वारा मनोरंजन के साथ मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। फिर परिचर्चा विधि। यह अभिव्यक्ति का सामूहिक विधि, जिसमें किसी एक प्रश्न के ऊपर अनेक छात्र अपने अपने मत व्यक्त करते हैं। फिर है पठन कौशल। पठन कौशल कौशल सार्थक चिंतन प्रक्रिया है। जैसे जैसे पाठक की दृष्टि शब्दों पर पड़ती है, वह उन शब्दों को पढ़ते हुए चिन्हित अर्थ और भाष के अर्थ को ग्रहण करता है और पढ़ते समय व्यक्ति की अनुभूतियां जागृत होती हैं। वह पाठ्य वस्तु को पसंद करता है, नापसंद करता है, तो कभी असहमत या सहमत होता है। वह विचारों को केवल ग्रहण ही नहीं करता, उसकी सृष्टि भी करता है। लिपि प्रतीकों को पहचानते हुए ध्वनि प्रतीकों के साथ उसका संबंध जोड़ता है और उनसे बने हुए शब्दों, वाक्यों के द्वारा अभिव्यक्त अर्थ को ग्रहण करता है। यह पूरी प्रक्रिया पठन कहलाती है। पठन कौशल का महत्व। वाचन में साधारण रूप से पढ़ने की अपेक्षा भावुकता, स्पष्टता, प्रभावकता अधिक होती है। जीवन चरित्र, इतिहास, काव्य, कहानियां, लेख, उपन्यास, नाटक इत्यादि साहित्य का पढ़कर आनंद उठाया जा सकता है। विद्वानों का कथन है कि मौखिक पठन से गद्य का आधा और पद्य का पूरा भाव समझ में आ जाता है। कक्षा शिक्षण की दृष्टि से शिक्षक के आदर्श मौखिक पठन से कक्षा में जीवन बना रहता है। मौन पठन से बालकों में स्वाध्याय करने की क्षमता विकसित होती है। पठन कौशल के उद्देश्य। छात्रों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना, छात्रों से शब्द युक्त भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना, छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित कराना, छात्रों को उचित आसन में उचित भाव मुद्रा के साथ पूर्ण मनोयोग के सस्वर पाठन करने में प्रशिक्षित करना, छात्रों को लिखित सामग्री का केंद्रीय भाव ग्रहण करने और समीक्षा करने में प्रशिक्षित करना, छात्रों को कविता का भाव तथा छंद के अनुसार उचित आरोह अवरोह के साथ पठन करने में प्रशिक्षित करना, छात्रों की साहित्य अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में पठन सामग्री का विश्लेषण कर उसके मूल्यांकन की रुचि उत्पन्न करना। पाठन कौशल विकासात्मक क्रियाएं। प्रस्तावना के माध्यम से बच्चों को विषय की ओर आकर्षित कर लिया जाए तो तब वे स्वयं ही सुनना, पठन और समझने का प्रयत्न करेंगे। उचित पाठन आसन एवं मुद्रा में पठन बैठकर किया जाए। कुर्सी पर इस प्रकार बैठना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और पैर 90% का कोण बनाते हुए लटकी रहें। पाठ्य सामग्री आंखों से 35 मीटर की दूरी पर रहे। शुद्ध शब्दों का उच्चारण। पठनकर्ता को सदैव शुद्ध उच्चारण के साथ पठन करना चाहिए। बल। पठन करते समय अवयव शब्दों पर बल देना आवश्यक होता है। शिक्षक को आदर्श पाठ करते समय इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धैर्य। पाठनकर्ता को सदैव धैर्य के साथ उचित गति से पठन करना चाहिए। पाठन कौशल की शिक्षण विधियां। बोलकर पढ़ना। इस विधि में छात्रों को बोलकर पढ़ने के लिए कहा जाता है। इस विधि में उचित आवाज में विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने के लिए निर्देश दिया जाता है। मौन पाठन। इस विधि में पुस्तक का पाठन आवाज न करते हुए किया जाता है, परंतु अर्थ अवगमन के ऊपर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। सामूहिक पठन। इस विधि में किसी गद्यांश या पद्यांश को सामूहिक रूप में सामूहिक गति से पढ़ाया जाता है। अनुकरण पाठन। इस विधि में शिक्षक के द्वारा जैसे पढ़ा गया चित्र के द्वारा वैसे ही गति, स्वर, लय, विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाता है। लेखन कौशल। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जब हम इन दोनों ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं तो उन्हें लिपिबंद करके भाषा को स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो भाषा का यह लिखित रूप कहलाता है। भाषा के इस लिखित रूप की शिक्षा प्रतीकों को पहचानकर उन्हें बनाने की क्रिया अथवा ध्वनि को लिपिबंद करना सीखना है। लिखित अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं, जिसमें पत्र लेखन, कहानी लेखन, प्रार्थना पत्र लेखन, निबंध लेखन, जीवन चरित्र लेखन, आत्मकथा लेखन, कहानी लेखन, संवाद लेखन प्रमुख हैं। लेखन के द्वारा अपने भावों, विचारों, श्रुत सामग्री को अपनी मातृभाषा
के लिपिबद्ध चिन्हों द्वारा शुद्ध व लिखित रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता ही लेखन कौशल कहलाता है। लेखन शिक्षण का महत्व निम्नलिखित लिखित भाषा मानव के विचारों के आदान-प्रदान का मूल साधन है। लिखित भाषा से मौखिक भाषा स्थायी हो जाती है। विश्व का समस्त ज्ञान लिखित भाषा में ही सुरक्षित रहता है। लेखन बुद्धि का विकास का सर्वोत्तम साधन है। लिखित भाषा के अभाव में अपने अतीत को नहीं जाना जा सकता। लेखन शिक्षण के उद्देश्य छात्रों को सुंदर तथा स्पष्ट लेख लिखने का अभ्यास कराना, छात्रों को शुद्ध तथा व्याकरण संगत भाषा लिखने की शिक्षा देना, छात्रों को शीघ्र लिखने का अभ्यास कराना, छात्रों में सृजनात्मक योग्यता का विकास करना, छात्रों को प्रसंग परिस्थितियों व भावों के अनुरूप भाषा शैली का प्रयोग करने में सक्षम बनाना, छात्रों को अपनी अभिव्यक्ति को तार्किक रूप से लिख कर व्यक्त करने में सक्षम बनाना। लेखन कौशल की विकास की क्रियाएं हैं। बच्चों को अनुलेख के अवसर दिए जाएं, बच्चों को प्रतिलेखन के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, सुलेख पुस्तिकाएं देकर अभ्यास कराया जाए, बच्चों से श्रुत लेख लिखवाया जाए, सुलेख प्रतियोगिताएं कराई जाएं। लेखन कौशल शिक्षण विधियां, अनुलेख विधि। इस विधि में छात्र आधारतः पुस्तकों से अथवा शिक्षा का लेख से यथावत लिखने का प्रयास करते हैं। प्रतिलेख विधि, इस विधि में छात्रों को पुस्तक से देखकर लिखने के लिए दिया जाता है, जिसमें छात्र पुस्तकों के गद्यांश पद्यांशों को अपने लेखन पुस्तक में लिखता है। फिर है श्रुत लेख विधि। इस विधि में छात्र शिक्षक का बोलने को सुनकर लिखता है। इससे छात्र का श्रवण एवं लेखन के मध्य समन्वय स्थापना की जाती है। फिर है दृढ़ लेख। इस विधि में लेखन गति के बारे में ध्यान दिया जाता है। इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट में जितना वेग से लिखता है, छात्र उसका अनुकरण करते हैं, उसी वेग में लिखते हैं। कभी कभी ऐसे गद्यांशों को निर्दिष्ट समय सीमा में लिखने के लिए दिया जाता है। फिर है सुलेख। सुलेख का अर्थ है सुंदर लेख। अक्षरों को सुंदर व सुडौल बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में सुंदर अक्षर, शिरोरेखा तथा शुद्धावर्तनी प्रयोग के लिए ध्यान दिए जाते हैं। इसमें सुलेख पुस्तिका एवं शिक्षक के सहायता से छात्र लेखन का अभ्यास करता है। सारांश में है भाषा कौशल भाषा का व्यावहारिक पक्ष है। भाषा सीखने के लिए 4 कौशल सुनने, बोलना, पढ़ना तथा लिखने की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपने भाव एवं विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, तो हम उसे सुनकर या यथाभाव एवं विचार समझते और ग्रहण करते हैं। तो हमारी यह क्रिया सुनना अथवा श्रवण कहलाती है। अपनी अनुभूतियों तथा मनोभावों की अभिव्यक्ति उच्चारित अथवा मौखिक भाषा में ही करता है। लिखित भाषा गौण तथा उसकी प्रतिनिधि मात्र है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति का साधन भाषा ही होती है। लिपि प्रतीकों को पहचानते हुए ध्वनि प्रतीकों के साथ उसका संबंध जोड़ता है और उनसे बने हुए शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों के द्वारा अभिव्यक्त अर्थ को ग्रहण करता है। यह पूरी प्रक्रिया पठन कहलाती है। लेखन के द्वारा अपने भावों, विचारों या स्रोत सामग्री को अपनी मातृभाषा के लिपिबद्ध चिन्हों द्वारा शुद्ध व लिखित रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता ही लेखन कौशल कहलाता है। शब्दावली है। शिक्षण विधि अव्यूह नियोजन तथा निर्देशन की वह कला अथवा विज्ञान है जिसमें वृहद सेनाओं के कार्य एवं गति संचालित होता है। ऐसा शब्दकोश में लिखा गया है। अनुलेख विधि, अनुलेख का आशय लेख का अनुकरण करता हुआ अभ्यास करना, शिक्षक के द्वारा अथवा आदर्श पुस्तकों के द्वारा दिए हुए अंश का हूबहू अनुकरण करने का प्रयास करना। अभिनय विधि, अभिनय का अर्थ है अतीत या वर्तमान की किसी स्थिति को क्रिया और जीवन देना। इसका प्रयोग जिस विधि में किया जाता है उस विधि को नाट्य रूपांतरण या भूमिका अभिनय विधि कहा जाता है। और संदर्भ पुस्तकें हैं सक्सेना राधा रानी 2013, नवाचारी शिक्षण पद्धतियाँ जयपुर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, शर्मा देवेंद्र नाथ भाषा शास्त्र की भूमिका राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली, और चतुर्वेदी शिखा हिंदी शिक्षण आर लाल बुक डिपो मेरठ, द्विवेदी देवीशंकर भाषा और भाषिकी भाषा विज्ञान विभाग सागर विश्वविद्यालय सागर, तिवारी भोलानाथ हिंदी भाषा किताब महल इलाहाबाद। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।